Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of lecture is reserved word, header file and preprocessor directive. These are the topics used in the programming languages of C and C++. Before come to this point, first I would like to introduce some little bit introduction of C and C++. Programming languages have different data types like structured programming languages, unstructured programming languages, object-oriented programming languages. But C and C++, especially C language, is a part of the structured programming languages. Yeah, C++ is some sort of object-oriented, but C language is a part of structured programming languages. Before come to that, I would like to give you an idea of structured programming language. Structured programming languages are those languages which can follow the proper structure. In this language, if we want to get the result of anything, we should have to follow the structure. Like, suppose I am going to write A, B, C. This is the structure कि हमने A, B और C ही लिखना है, इसी सीक्वेंस में लिखना है. लेकिन अगर मैं इसको B, A या C बना देता हूँ, इसका मतलब है कि मैंने स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, वायलेट कर दिया. और जब आप स्ट्रक्चर को वायलेट कर देते हैं तो ये अपना एग्जीक्यूशन, अपना रिजल्ट, अपना आंसर हमें जो इसने एग्जीक्यूशन के बाद देना है वो हमें नहीं देगा, बल्कि हमें एरर जनरेट कर देगा, बिकॉज वी आर वायलेटिंग द स्ट्रक्चर. तो C या C++ लैंग्वेज के अंदर हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना लाजमी होता है. हम प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम क्या करते हैं, उसमें कोड लिखते हैं. ओके जब भी हम C या C++ प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ बेसिक्स हैं. प्रोग्रामिंग लिखने के जो बेसिक्स हैं, कुछ फॉर्मेट है, कुछ स्ट्रक्चर्स है. उस स्ट्रक्चर के जो मेन पॉइंट स्टार्ट होते हैं वो इन तीन चीज़ों से स्टार्ट होते हैं. नंबर 1 इज़ रिजर्व वर्ड, नंबर 2 इज़ हेडर फाइल और नंबर 3 इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. इन तीन से हमारी प्रोग्रामिंग का स्टार्ट होता है. और प्रोग्रामिंग में हमें कुछ भी नई चीज़ सीखने से पहले इन तीन चीज़ों का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है. पहली चीज़ रिजर्व वर्ड. व्हाट इज़ रिजर्व वर्ड? द पॉइंट इज़ व्हाट इज़ रिजर्व वर्ड इटसेल्फ. द रिजर्व वर्ड्स आर दोज वर्ड्स which have already been declared is in the dictionary of programming structure and the dictionary of compiler. ऐसे तमाम वर्ड्स जो पहले से कंप्यूटर की डिक्शनरी में या कंपाइलर की डिक्शनरी में मौजूद होते हैं, वो वर्ड हमारे पास रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं. अब रिजर्व वर्ड्स जो डिक्लेयर तो होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि हम इनको अपने कोड में डायरेक्टली यूज़ करते हैं. ये अपनी डेफिनेशन को क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली कंपाइलर से उठाते हैं और उसकी अगेंस्ट जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर देते हैं. तो अभी पॉइंट के क्या हर वर्ड रिजर्व वर्ड है? जो हर वर्ड रिजर्व वर्ड नहीं है. क्या चीज़ रिजर्व वर्ड हो सकती है, क्या चीज़ रिजर्व वर्ड नहीं हो सकती, वो हमें कैसे पता चलेगा कि एक वर्ड लिखा हुआ ये रिजर्व वर्ड है या नहीं है? सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एक वर्ड है एप्पल. एप्पल का मतलब क्या होता है? एप्पल का मतलब होता है सेब. हमें कैसे पता कि एप्पल का मतलब सेब है? एप्पल का मतलब अमरूद भी हो सकता है. हर कोई एप्पल को सेब सेब ही कह रहा होता है, अमरूद क्यों नहीं कह रहा होता? बिकॉज the meaning of the apple has been declared as a same in a dictionary. कि एप्पल का मतलब जो डिक्शनरी में डिक्लेयर्ड है वो क्या है? सेब है. हाँ, अगर डिक्शनरी में इसका मतलब अमरूद डिक्लेयर होता तो हम इसको क्या बोल रहे होते? ये अमरूद है, तो ये अपनी डेफिनेशन पे अमरूद उठा लेता. सेम लाइक दैट जो भी रिजर्व वर्ड हम यूज़ करेंगे उसका जो मतलब डिक्शनरी में है वो अपना वो मतलब उठाएगा और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. यहाँ I think so it's clear from till now. Okay. अब रिजर्व वर्ड हम लिखते कैसे हैं? एक और चीज़, हर लिखा हुआ अल्फाज रिजर्व वर्ड नहीं होता. लाइक जैसे मैंने ये एग्जांपल दी, उसके अलावा एक और मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ XYZ. XYZ इज़ नॉट अ रिजर्व वर्ड. ये भी अगर जनरली अगर डिस्कस करें तो इसको हम रिजर्व वर्ड कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते, बट ये इटसेल्फ रिजर्व वर्ड नहीं है. ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा था. XYZ को एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ और ये रिजर्व वर्ड नहीं है. वाई? बिकॉज इसकी डेफिनेशन जो है वो कंपाइलर में नहीं है, तो इस वजह से ये एज ए एग्जाम्पल रिजर्व वर्ड नहीं है. तो एप्पल एज ए एग्जाम्पल रिजर्व वर्ड है. वाई? बिकॉज इसकी डेफिनेशन कंपाइलर में मौजूद है. रिजर्व वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर?
ओके, अब रियल रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं? लाइक मैं यहां पे लिखता हूं इंटीजर. इंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसके बाद एक और आता है इंट. दोनों इंट लिखा हुआ है, दोनों इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है. अब इसके अंदर दिस इज योर रिजर्व वर्ड, दिस इज नॉट द रिजर्व वर्ड. व्हाई? बिकॉज reserved words always be in small letter, it's not is in capital letter. जितने भी reserved word हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करेंगे वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में होंगे, उनमें से कैपिटल लेटर में कोई भी वर्ड नहीं होगा. वो जो कैपिटल लेटर में होगा वो एज ए रिजर्व वर्ड कंसिडर्ड नहीं होगा, वो कुछ और चीज़ होगी, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो स्टेटमेंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता. रिजर्व वर्ड वही होगा जो आपके पास स्मॉल लेटर्स में लिखा है, वो रिजर्व वर्ड है. जो कैपिटल लेटर में वो रिजर्व वर्ड नहीं है. ओके, हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिजर्व वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, मेन. एनी वर्ड दैट वी आर गोइंग टू राइट इन प्रोग्रामिंग कोड एंड दैट कैन कंटेन इस डेफिनेशन फ्रॉम कंपाइलर, दैट इज रिजर्व वर्ड. ये हमने देख लिया कि रिजर्व वर्ड क्या होता है, इसका मकसद क्या था. नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे हेडर फाइल. अब हेडर फाइल क्या होता है? रिजर्व वर्ड में हमने एक चीज़ डिस्कस की, वो क्या थी कि रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपनी डेफिनेशन, जो पहले से डिक्लेयर्ड होते हैं और अपनी डेफिनेशन वो कंपाइलर से उठा लेते हैं. पर डेफिनेशन उठाते कहाँ से? उनकी डेफिनेशन किसी जगह पे तो होगी ना. अब उनकी डेफिनेशन होगी कहाँ पे? जहाँ पे वो डिक्लेयर्ड हैं. वो डिक्लेयर्ड होते हैं आपके हेडर फाइल्स में. जितने भी रिजर्व वर्ड होते हैं वो तमाम के तमाम कहाँ पर डिक्लेयर होते हैं? आपकी हेडर फाइल्स में. मतलब इनकी डेफिनेशन हमें मिलती है हेडर फाइल में से. इस वर्ड ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम कहाँ से उठाएंगे? हेडर फाइल में से. हेडर फाइल को हम हेडर फाइल क्यों बोलते हैं? उसकी कुछ रीजंस हैं. उनमें से एक रीज़न ये है कि उसके साथ .h की एक्सटेंशन आती है. हर वो फाइल जिसके साथ .h की एक्सटेंशन आती है वो हमारे पास हेडर फाइल कहलाता है. हर फाइल जिसके साथ .h की एक्सटेंशन है वो फाइल हमारे पास हेडर फाइल है. अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, लाइक xyz.docs, xyz.ppt, xyz.h. अब इसमें क्या है? इसमें है ये भी xyz, ये भी xyz, ये भी xyz, तीनों xyz की फाइल हैं, बट तीनों की कैटेगरी डिफरेंट है. फर्स्ट की कैटेगरी क्या है? वो डॉक्यूमेंट की फाइल है, बिकॉज इट हैव एक्सटेंशन ऑफ डॉट. दूसरी क्या है? पावर पॉइंट की फाइल है. और तीसरी हमारे पास हेडर फाइल है, बिकॉज इसकी एक्सटेंशन क्या है? .h. सो एनी फाइल दैट हैव एक्सटेंशन ऑफ .h इट्स मीन इट्स अ हेडर फाइल. तो हेडर फाइल एक सबसे जो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी निशानी होती है वो क्या होती है कि उसके साथ .h की एक्सटेंशन होती है. ओके, इसका मेन मकसद क्या होता है हेडर फाइल का? कि इसके अंदर डेफिनेशंस होती हैं तमाम रिजर्व वर्ड्स की. जितने भी रिजर्व वर्ड्स हमने यूज़ करने होते हैं उनकी तमाम डेफिनेशंस किस में होती है? हेडर फाइल में होती है. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हमारे पास एक ही हेडर फाइल होती है? एक ही हेडर फाइल के अंदर हमारे सारे के सारे मतलब होते हैं या डिफरेंट टाइप के हेडर फाइल हो सकती हैं? सॉरी. तो अब इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि क्या एप्पल का मतलब सेब? हर डिक्शनरी में एक सेब ही होता है? ऐसा नहीं है. उर्दू की डिक्शनरी में इसका मतलब सेब होगा, चाइनीज़ की डिक्शनरी में इसका मतलब कुछ और होगा, फ्रेंच की डिक्शनरी में इसका मतलब कुछ और होगा, स्पेनिश की डिक्शनरी में इसका मतलब कुछ और होगा. तो इसका मतलब है कि हर वर्ड की जो डेफिनेशन होती है वो एक डिक्शनरी में नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरीज में होती है. सेम लाइक दैट इन हेडर फाइल हर वर्ड की जो डेफिनेशन होती है, जो उसका मतलब जो होता है वो किसी एक हेडर फाइल में नहीं होता. डिफरेंट डिफरेंट हेडर फाइल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग डिक्लेयर्ड होते हैं. सपोज अगर आपने सिंपल इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप हेडर फाइल ऐड करेंगे io stream.h. io stream मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. .h मतलब इट कैन आइडेंटिफाई दिस हेडर फाइल. उसके बाद conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट.
.h इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेडर फाइल। उसके बाद हमारे पास आता है math.h। math इज द नेम ऑफ हेडर फाइल। इस मीन कि अगर आपको सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप iostream.h को ऐड करेंगे। सिंपल इनपुट आउटपुट से रेलिवेंट जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कंसोल से रेलिवेंट कोई ऑपरेशन करना है तो उसके लिए फिर आपको console.h इंक्लूड करवाना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में आपने किसी जगह पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए आपको फिर math.h क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप math.h को प्रोग्राम में ऐड नहीं करेंगे आपकी मैथ की फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी। सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आपके परफॉर्म हो जाएंगे लेकिन आपका स्क्वायर रूट परफॉर्म नहीं होगा। स्क्वायर रूट परफॉर्म क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपने प्रोग्राम में math.h इंक्लूड नहीं करवाई। math.h इंक्लूड करवाएंगे तो आपको ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज मैथ का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अब हम इन हेडर फाइल्स को लिखते कैसे हैं? हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले हैश इस फॉर्मेट में, इसमें iostream.h ये क्या है, हमारे पास हेडर फाइल है, ये प्रोग्राम में ऐड होगी है। ओके, उसके बाद बच्चे हमारे पास लास्ट टॉपिक, जो लास्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है क्या? इसका वर्ड देखें पहले क्या है, प्री। प्री बोलते हैं पहले, नेक्स्ट क्या है प्रोसेसर। प्रोसेसर मीन सबसे पहले प्रोसेस होने वाली फाइल या सबसे पहले प्रोसेस होने वाली चीज़, प्री प्रोसेसर। हमारे यहाँ पे मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, बल्कि 90% आप लोग कह सकते हैं कि वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल को एक ही कंसिडर करते हैं। वो हेडर फाइल कह देते हैं, हेडर फाइल में वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को भी डाल देते हैं और हेडर फाइल को भी कह देते हैं, जबकि ये एक चीज़ नहीं है। इट हैव अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि हमारा मेन मकसद होता है हेडर फाइल को ऐड करना। वाई? बिकॉज इट कैन कंटेन द डेफिनेशन ऑफ ऑल द रिजर्व वर्ड्स। लेकिन वो डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती, उसको ऐड करने के लिए हमें प्री प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करवाते हैं या इंक्लूड करवाते हैं। अब इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इंक्लूड, अदर इज डिफाइन। अभी हम डिस्कस करेंगे इंक्लूड को, डिफाइन लेटर ऑन हम देखेंगे किसी दूसरे लेक्चर में, उसकी हमारे फिर रिक्वायरमेंट नहीं है। इंक्लूड जो आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, इसका मकसद क्या होता है कि आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल को ऐड करवाना। ये मेन काम क्या करती है, आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल को ऐड करवाती है। इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है, हैश। इसका मतलब है इट्स अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, क्योंकि इसके साथ हैश आ गया। इंक्लूड इज द नेम ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है, इंक्लूड है। और इस हैश इंक्लूड को यूज़ करते हुए हम हेडर फाइल को प्रोग्राम में क्या करेंगे, ऐड करवा लेंगे। तो जब इसके थ्रू हम हेडर फाइल को प्रोग्राम में ऐड करवाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी प्रोग्राम में ऐड होगी वो हेडर फाइल होगी। और जब हेडर फाइल ऐड हो जाएगी तो नीचे आप जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिकली अपनी डेफिनेशन हेडर फाइल से उठाते रहेंगे। लेकिन अगर आप हेडर फाइल को प्रोग्राम में ऐड नहीं करवाते तो फिर जितने भी रिजर्व वर्ड्स आप यूज़ करेंगे उनको अपनी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ओके, अब जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं ना वो सारी की सारी एक साथ हम लिख देते हैं स्टार्ट में। अगर आपने एक हेडर फाइल ऐड करवानी है, 2 करवानी है, 3 करवानी है, 5 करवानी है, जितनी भी करवानी है वो सारी हम क्या कर देते हैं स्टार्ट में मेंशन कर देते हैं। लाइक हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, देखिए अब इनको यूज़ करके हम 3 फंक्शनैलिटी ले सकते हैं। मतलब इनपुट आउटपुट से रेलिवेंट कोई भी फंक्शनैलिटी है तो उसकी डेफिनेशन वो यहाँ से उठा लेगा। कंसोल से रेलिवेंट कोई भी फंक्शनैलिटी है तो वो यहाँ से उठा लेगा। मैथ से रेलिवेंट कोई भी फंक्शनैलिटी है तो वो यहाँ से उठा लेगा। मतलब ये 3 टाइप में से किसी भी टाइप का ऑपरेशन अगर हमारे प्रोग्राम में हो रहा है तो उसको उसकी डेफिनेशन यहाँ से क्या हो जाएगी, इजीली अवेलेबल होगी। वो यहाँ से उसकी डेफिनेशन उठाएगा और उसके ऊपर वर्किंग कर देगा। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था।
अगर किसी को इनसे रेलिवेंट कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या किसी के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, अब मैं इसका छोटा सा ओवरव्यू करता हूँ तो उसके बाद हम अपना लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इसमें हमने 3 चीज़ें देखी, रिजर्व वर्ड, हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिनकी डेफिनेशन पहले से कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है। हेडर फाइल्स वो फाइल्स या वो लाइब्रेरीज जहाँ पे रिजर्व वर्ड्स की डेफिनेशन सेव होती है या यहाँ पे रिजर्व वर्ड डिफाइन होते हैं, वो आपके पास हेडर फाइल्स कहलाते हैं। लास्ट वन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐसी डायरेक्टरीज होती हैं कि जिनको यूज़ करके आप प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को ऐड करवाते हैं।